चलिए, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, और चार्जिंग के कुछ मेथड पढ़े थे, जिनमें क्या था, चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसमें एक स्फेरिकल बॉल को हमने बिना टच किए क्या कर दिया था, चार्ज कर दिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे? कूलम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? कूलम्स लॉ। दिख रहा है आपको? एक बार हेडिंग लिख लीजिए। कूलम्स लॉ देखिए क्या होता है। दो चार्जेस के बीच में, मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पे Q1 है और एक चार्ज यहाँ पे Q2 है। दो चार्जों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, ये कौन बताता है? कूलम्स लॉ। अगर मान लीजिए दो चार्ज है Q1 Q2 और इनके बीच की कुछ दूरी है, मान लेते हैं वो है R। क्या है? R। तो अगर दो चार्ज Q1 Q2 R दूरी से एक दूसरे पे रखे हुए हैं, ठीक है, तो उनके बीच में फोर्स क्या लगेगा? तो फोर्स देखिए, इन्होंने बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। किसके? चार्ज के। Q1 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, साथ ही साथ Q2 के भी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जैसे जैसे आप चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, 1 कूलम से 2 कूलम किया, 3 कूलम किया, 4 कूलम किया, चाहे आपने Q1 की वैल्यू बढ़ाई या Q2 की वैल्यू बढ़ाई, करस्पॉन्डिंग जो हमारा फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये कौन बता रहा? हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? इन लोगों के डिस्टेंस के स्क्वायर की। अगर मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस बढ़ा दूंगा, तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब किस हिसाब से कम होगा? उसके स्क्वायर के हिसाब से कम होगा। मैं बहुत बेसिक तरीके चल रहा हूँ। क्या है, किसी बच्चे ने 11th का भी अगर कॉन्सेप्ट नहीं कल क्लियर किया होगा, अगर उसको 10th का भी बेसिक मान लीजिए अगर नहीं पता होगा, तो भी उसको आ जाएगा। बस उसको ध्यान से, ईयरफोन हो तो ईयरफोन लगा लीजिए, ठीक है, कि आसपास की आवाजें ना सुनाई दे, और एकदम ध्यान से सिर्फ और सिर्फ देखिए। A to Z चीज आपकी क्या हो जाने वाली है? क्लियर हो जाने वाली है, मेरी गारंटी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो गया? आपके Q1 चार्ज के सेकंड फोर्स Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर के। मतलब जैसे जैसे चार्जेस की वैल्यू बढ़ेंगी वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, और जैसे जैसे इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इनवर्सली स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन सभी चीज को जो हमें इंफॉर्मेशन मिली उसे कंबाइन करके किसी एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, ये भी डायरेक्टली में है तो Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए फिजिक्स इतनी सिंपल है। जो आपके आसपास काम हो रहा है ना, बस वही है। देख रहे हैं, डायरेक्टली था डायरेक्टली रख दिया, इनवर्सली था इनवर्सली रख दिया, सिंपली रख दिया, कुछ नहीं किया। अब एक चीज देखिए, इसने बोला कि भाई ये बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, ये घटेगा तो वो घटेगा, पर कोई मात्रा होनी चाहिए कि भाई कितना बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोल रहा हूँ 1 कूलम ये बढ़ रहा है, तो फोर्स कितना बढ़ रहा है? अगर 2 कूलम हुआ तो वो कितना बढ़ा? तो मतलब सिर्फ हम प्रोपोर्शनैलिटी नहीं कह सकते, इसके संग हमें कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा, जो ये बताए कि किसी मात्रा के बढ़ने पर अगर एक मात्रा बढ़ रही है तो करस्पॉन्डिंग दूसरी मात्रा कितनी बढ़ रही है, और अगर कम हो रही है, ये अगर मैं बोलूँ ये 10 कम हुआ तो ये कितना कम होगा? कोई कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसी की जगह क्या आएगा हमारा? एक कांस्टेंट। क्या आएगा? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट का नाम क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, ये आपकी प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है, जिसके बारे में बताएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ रही है? अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू क्या होती है? K की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/4πε0, या सिंपली इसको कुछ जगह हम लोग लिख देते हैं 9 × 10⁹ बात समझ में? चूंकि ये कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए इसकी कोई यूनिट वगैरह नहीं होती। अब यहाँ पे देखिए 4 क्या है? कांस्टेंट। पाई भी कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। यहाँ जो परमिटिविटी है देखिए, ये फ्री स्पेस की है। मैं आपको और धीरे धीरे बताते जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मीडियम परमिटिविटी क्या होती है, फ्री स्पेस की क्या होती है। फिलहाल आप ये समझिए, जो परमिटिविटी है ये किसकी है? फ्री स्पेस की। और इसका जो मान होता है एप्सिलॉन का, कितना होता है? कुछ बच्चों को याद होगा? कमेंट करके बताओ जरा, देखो। अब बिना पॉज करो, देखना नहीं अभी मैं जब लिख रहा हूँ। हाँ, अपने से लिखो। लिख लिया? उसके बाद देखना। चलो, कितनी होती है बताओ?
854 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर कैसे आया, इसका ऐसा यूनिट ये भी करवा दूंगा, ठीक है, इसको समझते चलिए। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं तो देखिए फोर्स कितना आ रहा है हमारा, फोर्स कितना आ रहा है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। किसकी वजह से भाई, इन दो चार्जों की वजह से जो r डिस्टेंस में है उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये हमारा किसने बोला, कूलम्स लॉ में। एक बार इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको वर्डिंग के फॉर्म में लिखवाता हूँ। वर्डिंग के फॉर्म में लिखते हैं इसको, देखिए कूलम स्टेट दैट the force applied, ये थोड़ा सा ज्यादा गीला हो गया, the force applied between, एक मिनट मैं इसको कागज से पोंछ देता हूँ। The force applied between two charges is directly proportional to the product of the individual charge। ठीक है, एक एक चार्ज का मैंने क्या किया है, प्रोडक्ट लिया है। एंड इनवर्सली, देखिए जो चीज हमारी आई है ना बेटा, उसी को हम लोग लिख रहे हैं। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of distance between them। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, उनके बीच के स्क्वायर के, जो कि आपके यहाँ पे लिखा है। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। इसको आप एन भी लिख सकते हो या आप न्यूटन भी लिख सकते हो, ठीक है। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², न्यूटन लिख लीजिएगा। लिख लिया, छूट जाता है कुछ नहीं, बैक करिएगा, उसको पॉज करिएगा, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया और सोचा कल लिखोगे, वो मोबाइल में ही रह जाना है। जैसे आपके व्हाट्सएप पे 12,000 13,000 मैसेजेस पड़े रहते हैं ना फोटो के, मम्मी पापा में खोलना, उसमें गुड मॉर्निंग सब राम राम ऐसे ही सब पड़े रहते हैं, ठीक है। तो वैसे आपके में पड़े रह जाएंगे सारे के सारे नोट्स। कोई देखेगा ना मोबाइल खोल के, सोचेगा यार बच्चा या बच्ची बहुत तेज है, पढ़ने वाला है, इसके मोबाइल में सिर्फ नोट्स हैं, इसके स्क्रीनशॉट। वो तो तुमको पता होगा कितने आते हैं तुमको,
क्योंकि तुमने खुद से तो लिखा है नहीं, स्क्रीनशॉट खींच ली है। स्क्रीनशॉट खींची हुई चीज कितनी याद रहेगी। अब मोबाइल को तो पेपर देने जाना नहीं, पेपर तो तुमको देना है, तो एक नोट्स लेके बैठे रहो। और मेरी बात मानो, समय लगता है ठीक है, कोई काम हम करने नहीं जा रहे, तुम आराम से इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट मत खींचो, पॉज करो, लिख लो, ठीक है। अब यहाँ देखो, मैंने ये बताया था कि कैसे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आया, इसकी मैं प्रूविंग कराने वाला था। इधर देखो, फोर्स बराबर क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। यहाँ इसकी ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ये पूरा का पूरा होल कांस्टेंट है, इसकी कोई ऐसा यूनिट होगी नहीं, तो मैं यहाँ एप्सिलॉन लिख दे रहा हूँ। फिर से बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है, इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होगी, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली कर दिया। आप ये समझो, मैं यहाँ ऐसा यूनिट के फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, सब इसके फॉर्म में कर रहा हूँ ऐसा यूनिट। ये पूरे टर्म की कोई भी चीज ऐसा यूनिट नहीं होगी, चूंकि ये कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा। बात समझ में आ रही है। जैसे यहाँ पे जो के है, आपका देख रहे हो के, ये के क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है। वैसे ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं है। अब यहाँ देखो, Q1 Q2 क्या हो जाएगा, कूलम कूलम, ठीक है। और ये इसका R का क्या हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसा यूनिट के फॉर्म में क्या होगा, अगर इसको मैं एम्पियर और करंट के फॉर्म में करता A या T करके, तो ये डायमेंशन के फॉर्म में भी आ जाएगा। डायमेंशन भी अभी इसका निकलवा देता हूँ, चलो फटाफट फटाफट पहले इसको करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, न्यूटन इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट। कुछ दुख दर्द नहीं है। इधर देखो, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा ऊपर की तरफ, ये नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ऐसे, ये ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, वाह बेटे वाह। यहाँ देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये ऊपर आ गया एप्सिलॉन, ये क्या आ जाएगा, कूलम स्क्वायर, नीचे क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। ये आपका ऐसा यूनिट के फॉर्म में कन्वर्ट क्या हो गया, आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या हो गया। अच्छा, तुम लोग को समझ में आता है कि इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्यों कहा जाता है। जैसे ये मेरा चार्ज था Q1, क्या था Q1, मान लो मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूँ। ये चार्ज है Q2, इसको पॉजिटिव मान लेता हूँ। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। अब बोलोगे सर आपने पॉजिटिव क्यों माना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पॉजिटिव भी रख सकते हो, निगेटिव भी रख सकते हो, कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे, सेम चार्जेस होंगे, इनके बीच का फोर्स कैसा लगेगा, अपोजिट फोर्स लगेगा, जो एक दूसरे को क्या करेगा, रेपेल करेगा, ठीक है। जो बेसिक प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली थी कल ही, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे दोनों के दोनों निगेटिव रहेंगे, तो भी सेम चार्जेस रहेंगे, और वो भी क्या करेंगे, रेपेल करेंगे एक दूसरे को। और यहाँ डिफरेंट चार्जेस रहेंगे, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, देन अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। मैंने ऐसे बेसिकली लिख दिया है, तो भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो लो हटा देता हूँ, नहीं हो रही तो लगा दूंगा। मेन जो ये साइन होते हैं ना चार्जेस के एक दूसरे के ऊपर, ये बताता है कि जो फोर्स लग रहा है उसका नेचर क्या है। नेचर इन द सेंस दैट इज इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ओके। अब यहाँ देखो, अब एक बात बताओ, जैसे आपने ये चीज पढ़ा था कि जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, क्लास 10 में पढ़ा था। उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या करती है, निकलती हैं, हाँ या ना। और जो निगेटिव चार्ज होता है उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आती हैं, हाँ या ना। निगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस आती हैं और पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलती हैं। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस अगर किसी चार्ज में से निकलेंगी या उसकी तरफ आएंगी तो कहीं से होते हुए जाएंगी, हाँ या ना। भाई ये चार्ज यहाँ रखा है, ये चार्ज यहाँ रखा है, अगर मैं बोलूँ मेरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा है और ये निगेटिव यहाँ रखा है, इसमें से उठ के यहाँ पे आ रही हैं, तो कहीं से होते हुए आ रही ना, वाया, जैसे बोलते ना वाया जौनपुर वाया, ये तो कहीं से होते हुए आ रही हैं। अब एक बात बताओ, अगर कहीं से होते हुए जा रहे हैं तो वहाँ का परमिट लेना पड़ता है। ट्रकों में लिखा नहीं होता कि यहाँ का परमिट, गाड़ी में लिखा नहीं होता। परमिट का मतलब क्या है कि आपको इजाजत लेनी पड़ रही है कि हाँ यहाँ से मैं जा सकता हूँ। तो वैसे ही क्या है, ये इजाजत देती है किसकी, फ्री स्पेस की। मीडियम में जाओगे, मीडियम में पार्टिकल्स आ जाएंगे,
पार्टिकल्स भी अपना भाई, क्योंकि पार्टिकल्स रहेंगे तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर रुकाव लगाएंगे तो उसकी परमिटिविटी बदल जाएगी। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहने का मतलब क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहने का मतलब है कि जो हमारे चार्जेस हैं वो जो फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर वो किस मात्रा पे लगा पा रहे हैं। अगर इस परमिटिविटी की वैल्यू कम होगी, क्या होगी? कम होगी, फोर्स ज्यादा लगेगा। देख रहे हो? अब परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी तो फोर्स कम लगेगा। अब तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे सर अगर परमिटिविटी कम होगी तो भाई तो कम जाना चाहिए ना, तो फोर्स तो कम लगना चाहिए। परमिट नहीं, ऐसा नहीं है। परमिटिविटी इसका मतलब उल्टा समझ लो इसको। परमिटिविटी कम हो रही है मतलब क्या है कि परमिट जो करने की वैल्यू है वो कम हो रही है, तो हमारे फोर्स क्या है? ज्यादा हो जाएगा। और परमिटिविटी ज्यादा हो रही है मतलब कि वहां पे जाने की वैल्यू ज्यादा हो रही है, तो भाई हमारा फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब ये बात आपको समझ में आ गई। परमिटिविटी क्या बताती है? एक तरीके से बताती है कि कितना ज्यादा फोर्स हमारा दो पार्टिकल के बीच में लग सकता है। चूंकि यहाँ पे मैंने फ्री स्पेस माना है तो एप्सिलॉन क्या हो गया? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। पर अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कोई मीडियम है तो यहाँ मीडियम के पार्टिकल्स भी आ जाएंगे, हाँ या ना? तो फिर ये क्या हो जाने वाला है मेरे फोर्स की वैल्यू? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे जो अब मेरा एप्सिलॉन हो गया ना, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या बोलूंगा मैं इसको? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। कुछ किताब में इसको एप्सिलॉन दिखाता है ना, और कुछ किताब में इसको एप्सिलॉन m लिखता है। m का मतलब क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए इसको। ये नीचे आ गया कुछ ज्यादा ही, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन m। अरे भाई ये बताओ, परमिटिविटी की वैल्यू कम है, क्या है? कम है। इसका मतलब क्या है? ये इसको परमिटिविटी कह रहा है पर इसको रोक टोक से समझो। परमिटिव वैल्यू कम है मतलब क्या है कि जो रोक टोक करने वाले, परमिट नहीं देने वाले जो लोग होते हैं ना वो कम है। परमिट नहीं देने वाले लोग क्या हैं? कम है। अगर रोकने वाले लोग तुम्हारे कम हैं तो तुम अच्छे से जाओगे कि नहीं? हाँ या ना? जो परमिट लेने वहां बैठे रहते हैं वो कम है ना, तुम आराम से निकल जाओगे ना, तो क्या है भाई? फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब आ रहा है समझ में? अब मान लो अगर ये परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा है, सब बैठे हुए हैं 10-15 लोग, सबसे परमिट लेके जाना पड़ेगा, सबसे परमिट लेके जाना पड़ेगा, फोर्स की वैल्यू घट जाएगी। आ गया समझ में? परमिट लोग कम है, आराम से जाएंगे। अब परमिट लेने वाले लोग ज्यादा हैं तो फोर्स हमारा क्या हो जाने वाला है? कम हो जाने वाला है। अब यहां देखते हैं, फटाफट आते हैं। तो ऐसा यूनिट हो गया। अब हम डायमेंशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डायमेंशन। कोई बताएगा मुझको कितने टाइप के डायमेंशन होते हैं? फंडामेंटली टोटल कितने डायमेंशन होते हैं? अच्छा देखो, मैं यहाँ बेसिक कुछ डायमेंशन लिख दे रहा हूं, और मैं एक काम करो, सुनो, जिसको जिसको डायमेंशन याद है ना कमेंट में लिख दो। जिस बच्चे को नहीं याद होंगे वो कमेंट से अपनी नोट्स में लिख के लर्न कर लेगा। जिस बच्चे को नहीं याद होंगे वो कमेंट खोलेगा, उसको देखेगा, अपने नोट्स में लिखेगा, उसको लर्न कर लेगा। देखो कैसे लिखना, ठीक है? बकायदा लिखना। एक तरफ लिखना मास, मास का क्या होता है? केजी। क्या होता है? शाबाश, केजी। और इसका डायमेंशन क्या होता है? एम। ये ऐसा यूनिट हो गई इसकी, और ये क्या हो गया? डायमेंशन। और लेंथ का क्या होता है? लेंथ को किस में नापते हैं? मीटर में ना। और इसका क्या होता है? एल।
टाइम का होता है आपका सेकंड डायमेंशन टी। ये देखो यहाँ पे दो चीज यूज आने वाली, मैं उसी हिसाब से लिख रहा हूँ, मैं सब नहीं लिख रहा हूँ, आप में जिसको आता होगा कमेंट में सब लिख देना, ठीक। अब क्या है, इसमें एक एक की वैल्यू हम लोग रखेंगे। देखिए चार्ज बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू करंट, आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, ये आपने पढ़ा है ना। डी क्यू मतलब चार्ज अपॉन टाइम इज इक्वल टू करंट। चार्ज के लिए देखिए हम लोग डायमेंशन निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, डायमेंशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, किसके लिए, चार्ज के लिए। क्यू टाइम का क्या होता है, टी, इसका क्या होता है, एम्पियर। क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू टी। बात समझ में आ गई। चार्ज के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, ए इंटू टी। चलिए अब यहां देखिए क्या हो जाएगा, ये एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, न्यूटन, ठीक है। फोर्स एम एल टी माइनस 2, ये तो पता होगा आपको, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। जिन बच्चों को ये भी नहीं पता होगा उनके लिए मैं हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। यहां देखिए फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, आया ना, हाँ। मास का क्या होता है भाई, एम, क्या होता है, एम। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज डीवी बाई डी टी। अरे हमें पता है ना बेटा, ए क्या होता है, डीवी बाई डी टी, करेक्ट, आया ना, हाँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, v बराबर क्या होता है, v इज वेलोसिटी, वेलोसिटी को बोलूं तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। स्पीड की बात करता हूं तो वहां क्या आ जाता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और जहां मैं वेलोसिटी की बात करता हूं वहां क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेंथ है तो लेंथ के लिए इसकी डायमेंशन क्या हो जाने वाली है, एल, और ये टाइम है, इसकी डायमेंशन क्या हो जाने वाली है, टी। अगर मैं यहां बात करूं तो डी बाई डी टी, ठीक है, क्या आ जाएगा, एल और टी, ये एक टी एक और है तो क्या हो जाएगा, एल और टी इंटू टी। बात समझ में आ रही है। अब यहां अगर मैं ऊपर वैल्यू पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, एम, और इधर क्या हो जाएगा, एल, नीचे क्या है देखो टी, और एक और क्या है, टी, टी टी ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2। एक्चुअली मैं मोबाइल बहुत ज्यादा यूज कर लेता हूँ ना आप लोगों की तरह, इसलिए स्विच ऑफ हो जा रहा था बार बार। यहाँ देखो, यहाँ तक किया था हम लोगों ने, ये क्या आ जाएगा, 1/ε0। क्यू के लिए देखो क्या आया, 80, क्या लिखा, 80, यहाँ भी क्या लिखा, 80। ये लेंथ है, लेंथ का क्या हो जाने वाला है, एल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई देखो कर दो, ε0, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 80, ये क्या हो जाएगा, 80, नीचे क्या जाने वाला है, एम एल टी टी पावर माइनस 2 और एल स्क्वायर। यहाँ देखो A2 है, T2 है, ठीक है, और क्या नीचे देखो, M 1 टाइम्स है, L 3 टाइम्स हो गया, T माइनस 2 टाइम्स, माइनस 2 पर जाएगा तो प्लस 2 हो जाने वाला है। देखो M इनवर्स, प्लस में ऊपर माइनस, A टू पावर 2, L टी टू पावर माइनस 3, T टू पावर 4, ठीक है। ये किसकी आ गई, डायमेंशन आ गई, किसकी आ गई, ε0 की, -1, A2 ऐसे ही है, प्लस में तो आपको माइनस हो गया, -2 + 2 पर जाके 4 हो जाने वाला है। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। पहले मैं आपको वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है वो सब चीजें समझाऊंगा और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। बस आप लोग एक काम जरूर करिए, मैं माइक वाइक लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ लोगों को आप लोग, चूंकि आप लोग अगर ईयरफोन नहीं लगाते होगे तो आपको इतनी क्लियर नहीं आवाज आ रही होगी, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। बस आप लोग एक काम करिए, नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए,
जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइए और उसके बाद रिवाइज जरूर करिएगा। नोट्स बनाने के बाद आप लोग रिवाइज जरूर करिएगा, बाकी सारा काम हो